Assalamualaikum students, I am Kotul and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in NIMS. Uh, our core subject is History of Science. Students, in the lecture we discuss about the role of Muslim scientists in the scientific world. और इसमें हमने different field according to their fields scientists discuss किए थे उनकी contributions. And now in the lecture number 9 we discuss about the scientific revolution. जी फर्स्ट में है व्हाट इज रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन refers to the complete change or an overthrow of a government, country or a social system. ठीक है, जो रेवोल्यूशन होती है या तो उसको कम्प्लीटली चेंज में रेवोल्यूशन को कहेंगे या फिर किसी गवर्नमेंट में ओवरऑल कंट्री में या किसी सोशल सिस्टम में कुछ भी चेंजेस आ जाए तो उसको क्या कहेंगे रेवोल्यूशन. और रेवोल्यूशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं. इसमें फर्स्ट है पॉलिटिकल रेवोल्यूशन और इसमें हम गवर्नमेंट के लिहाज से डील करेंगे कोई भी चेंजेस. नेक्स्ट है सोशल रेवोल्यूशन. इसमें जैसे एक लोगों का जो इंट्रैक्शन है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए. नेक्स्ट इज कल्चरल रेवोल्यूशन और इसमें डिफरेंट जैसे वो एस्पेक्ट्स अकाउंट्स होंगे कि किस तरह से उनकी रेवोल्यूशन होगी. एंड लास्ट वन इज इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन और इसमें हर एक इंडिविजुअल की जो सी है वो जहनी तौर पर जो चेंजेस है उसमें हम इसको इंक्लूड करेंगे. नेक्स्ट है साइंटिफिक रेवोल्यूशन. फर्स्ट हमने सिंपल रेवोल्यूशन को डिस्कस किया था, अब साइंटिफिक रेवोल्यूशन को करेंगे. और इसमें होता है कि दो चीज़ों को हम अकाउंट करेंगे, एक रिलीजियस है और सेकंड इज पॉलिटिकल बिलीव्स. इन दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस और एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन इन दोनों की बेसिस पे जो चेंजेस होती है उसको हम कहते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन. क्योंकि हम साइंटिफिक मेथड में एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन को डील करते हैं. अगर वही आप रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीव्स में करेंगे तो उसको क्या कहेंगे साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अब जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन है उसकी बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों साइंटिफिक रेवोल्यूशन की गई थी. इसमें फर्स्ट है इट इज़ द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न साइंस. साइंटिफिक रेवोल्यूशन से जो साइंस थी उसमें चेंजेस आई और वो मॉडर्न साइंस में कन्वर्ट हो गई. और वो जो साइंस थी जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया था वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल के साथ साथ वो पूरे वर्ल्ड में उसका इमरजेंस हुआ. नेक्स्ट it gave rise to physics, chemistry, mathematics, biology, which refers to the views about the society and nature. अब जो साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो मॉडर्न साइंस थी उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकाउंट से जिस तरह से फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ और ये जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे इससे सोसाइटी और नेचर इनके जो रेलेवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफॉर्म है. ठीक है, इन्हें जो पहले इंफॉर्मेशन थी उन्हीं को ही ट्रांसफॉर्म करके सब सोसाइटी में और नेचर में चेंजेस को डिस्क्राइब किया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंटिस्ट इन द मिडिवल यूरोप के जो उस वक्त यूरोप के जो दरमियानी पीरियड मिडिवल था उसमें जो साइंटिस्ट ने वर्क परफॉर्म किया था वो कौन कौन से हैं और वो किस लिहाज से फेमस है. फर्स्ट में है फोटोलिनी और इसका जो टाइम पीरियड है वो 87 to 140 AD. इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन था कि जिसकी जितनी भी थिंकिंग या फिलॉसफी जो पेट्रोलोमी ने बताई थी वो 1500 यूरोप स्कॉलर्स यानी वहाँ पे जो स्कॉलर्स उन्होंने उसके जितने भी टीचिंग्स थी उनको फॉलो किया. और उनके मुताबिक जो पेट्रोलोमी था वो ग्रीक एंशियंट ग्रीक एस्ट्रोनॉमर था. ठीक है, यानी ग्रीक का इसका ग्रीक के दौर में ही था. और इसकी जितनी भी यानी वो थॉट थी जो उसने अपना टीचिंग्स की उसके अकॉर्डिंग जो अर्थ है वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, यानी अर्थ सेंटर में है बाकी जितने भी प्लैनेट्स और स्टार्स वगैरह वो क्या है इसके इर्द गिर्द हैं. नेक्स्ट ये उसका जो पटोलोमी ने डिस्कस किया था उसका स्केच है जिसमें पटोलोमी जो सेंट्रिक मॉडल ऑफ द सोलर सिस्टम इंक्लूड है. इसमें डिफरेंट उन्होंने प्लैनेट्स वगैरह डिस्कस किया है. इसमें फर्स्ट अर्थ है जो कि सेंटर में है, जैसे देखिए इस डायग्राम में भी शो किया हुआ है. सेंटर में अर्थ है, उसके बाद उसके जो ऑर्बिट है उसमें मून, नेक्स्ट मरकरी, फिर वेनस, उसके बाद सन
मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यानी ये सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जो कि इन सब में जो अर्थ है वो टॉप, इसका जो सेंटर में, बाकी सारे इसके इर्द गिर्द हैं। ना लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है, नोटिस द अर्थ इज फर्स्ट एंड नॉट द सन। पोडोलॉमी के मुताबिक अर्थ दूसरी सेंटर में होता है, सन नहीं। और यहाँ पे इन्होंने इसको शो भी किया। नेक्स्ट आर्टिस्ट जो जिसका मिडिवल यूरोप में वर्क है वो निकोलस कोpernicus है, ठीक है। और ये उसकी एक कोटेशन है, और जिसको उन्होंने इसने ये बयान किया कि टू नो दैट वी नो व्हाट वी नो, ठीक है। जिस चीज़ के रेलेवेंट हमें इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ही रहेगी, और जिस चीज़ के बारे में नहीं जानते वो नहीं पता हमें, और यही ट्रू नॉलेज है, ठीक है। ये नॉलेज वो है जो आपको मालूम है, जो नहीं है आपको चीज़ जान जिसके बारे में नहीं है आपको अंडरस्टैंडिंग, जिसका मतलब है वो चीज़ आपके समझ में नहीं है। नेक्स्ट जो उसका निकोलस साइंटिस्ट का था, उसकी जो ड्यूरेशन वो 1473 टू 1543, और ये जर्मन मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर था। इसका जो वर्क था वो ज़्यादातर प्लैनेट्स पर था। He proposed that planets rotated around the sun, ठीक है। तो जो प्रोटोलॉमी था उसने बताया था कि अर्थ सेंटर में होती है और बाकी प्लैनेट्स जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं। लेकिन निकोलस के मुताबिक सन क्या है, सेंटर में है, और बाकी प्लैनेट्स जो उसके इर्द गिर्द हैं रिवॉल्व करते हैं। He was castigated of his radical ideas which he lacked the evidence and means to support himself with. निकोलस ने इसके बारे में कोई खास चीज़ों से वो एविडेंस तो नहीं दिए थे कि सन जो सा सेंटर में होता है, लेकिन फिर भी उसने अपने जो आइडियाज़ थे उनको इस लिहाज से चेंज किया कि उसे उसको जो सपोर्ट थी उसको उन्हीं आइडियाज़ के से रेलेवेंट ही मिली जो उसने उसको चेंजेस की थी। जी नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो एंड्रियस बेसिलस है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1514 टू 1564, और इसकी स्टेटमेंट है, आई एम नॉट एक्यूज टू सेइंग एनीथिंग विद सर्टेनिटी आफ्टर ओनली वन और टू ऑब्जर्वेशन। एंड्रियस के मुताबिक अगर कोई किसी भी चीज़ पे आप यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं और आपने उसको एक या दो मरतबा उसकी ऑब्जर्वेशन दी है, तो वो जो से वो 100% आपके पास एक्यूरेट उसका रिजल्ट नहीं है, ठीक है। यानी इट्स मीन्स कि आपने किसी भी न्यू चीज़ के ऊपर आपने वर्क करना है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मरतबा उस पर ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी, उसे डिफरेंट उसके ऊपर एक्सपेक्ट आप यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उससे रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसके जिस चीज़ के ऊपर आपने डिस्कस करना है, जो चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है उसके ऊपर ज़्यादा कीनली उसके ऊपर ऑब्जर्व किया जाए उस चीज़ को। नेक्स्ट इसकी कंट्रीब्यूशन इन 1543 एंड्रियस बेसिलस पब्लिश्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसने यानी बायोलॉजी के ऊपर वर्क किया, ह्यूमन बॉडी के ऊपर वर्क किया, उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और उसके देखिए डिफरेंट जो से वो सर्कुलेशन सिस्टम जैसा स्केलेटन है, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसने इनको जो से बहुत ज़्यादा उसे एक्सटेंसिव वे में उसने उसके ऊपर डिस्कस किया, और बेसिलस बुक वाज द फर्स्ट एक्यूरेट एंड डिटेल्ड बुक ऑन द ह्यूमन एनाटॉमी। ज़ाहिर है ये स्केलेटल, सर्कुलेटरी वगैरह ये इंटरनल ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सिस्टम्स हैं। तो उसके यानी जब इसने इनके ऊपर वर्क किया तो उसकी जो बुक थी उसके अंदर फर्स्ट टाइम जैसे ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन जो थी वो लोगों को मिली थी। जी नेक्स्ट साइंटिस्ट है जोन्स किपलर, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1571 टू 1630। इसकी क्या स्टेटमेंट थी, इसके मुताबिक आई मच प्रेफर द शॉर्टेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ अ सिंगल इंटेलिजेंट मैन टू द थॉटलेस अप्रूवल ऑफ द मैसेस। ओके, जोन्स के मुताबिक अगर जो है वो एक शख्स जिसके पास थिंकिंग एबिलिटी नहीं है, ठीक है, और वो डिफरेंट मास्टर्स में वर्क करता है, तो यानी उसको हम इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। उसने उसके ऊपर ख़ास तौर पर तनकीद की कि इस तरह का कोई भी शख्स, ठीक है, जो बगैर सोचे समझे किसी इंफॉर्मेशन को आपके सामने पेश करे तो वो इंटेलिजेंट ना होगा, ठीक है।
इंटेलिजेंट वही होगा जो उसके ऊपर पूरी थिंकिंग को अप्लाई करे, फिर उसके रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है लोगों के सामने लेकर आए। नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन जॉन केपलर की फर्स्ट में है, इट इज ही इज द फादर ऑफ द प्लानिटरी मोशन। ठीक है, इसने भी डिफरेंट प्लैनेट्स की मोशन को डिस्कस किया। ही मेड द ग्रैंड कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स, इंटीग्रल कैलकुलस एंड ज्योमेट्री। इसके अलावा इसने मैथ फिजिक्स पे भी वर्क किया, ज्योमेट्री यानी मैथ्स पे भी इसका वर्क था। He created the three laws through which the planetary motion could be calculated. डिफरेंट प्लैनेट्स की मोशन को कैलकुलेट करने के लिए उसने थ्री लॉज को डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ द इक्लिप्स, सेकंड लॉ ऑफ द इक्वल एरियाज एंड थर्ड लॉ ऑफ द हार्मनी। ये तीनों ऐसे लॉज हैं जिनको यानी फोकस करते हुए जो मोशन थी प्लैनेट्स की उसको उसने कैलकुलेट किया। नेक्स्ट साइंटिस्ट है मिडिवल यूरोप में जिसका वर्क था उसमें गैलीलियो गैलीली, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 1564 टू 1642। इसकी स्टेटमेंट थी, ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। किसी भी चीज़ के मतलब इंफॉर्मेशन या उसकी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त ही ठीक होगी जब वो चीज़ डिस्कवर्ड होगी, इसके ऊपर वर्क किया जाएगा। ठीक है, यानी मेन चीज़ है कि उसको डिस्कवर करना। अगर आपके पास वो डिस्कवर की चीज़ है तो उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट, ही वाज द एस्ट्रोनॉमर एंड साइंटिस्ट। जो गैलीलियो गैलीली था वो एक बेस्ट एस्ट्रोनॉमर था। ही वाज एन अर्ली सपोर्टर ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पिरिज्म। ठीक है, इसका जो मेन फोकस था जिसको उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया वो एक्सपेरिमेंट था। यानी इसके अकॉर्डिंग कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाए ताकि हमारे पास रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट निकले और उसको पब्लिश किया जा सके। नेक्स्ट, इसने जो एस्ट्रोनॉमर के अलावा इसका क्या और किस फील्ड में इसकी कंट्रीब्यूशन थी जिसमें फिजिक्स है, और फिजिक्स के अलावा इसने एक ब्रांच उसकी थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसमें काइनेटिक्स एंड डायनामिक्स इंक्लूड थी, उसने वो भी इन्वेंट की। ठीक है, जिसमें उसने डिफरेंट मोशंस ऑफ द बॉडीज को डिस्कस किया। नेक्स्ट इज ही assembled the first telescope which allowed him to see the mountains on the moon. इसने फर्स्ट टाइम एक ऐसी टेलीस्कोप जो सी वो इन्वेंट की जिसने मून के ऊपर डिफरेंट जो सी माउंटेन्स थी उनको ऑब्जर्व करने के लिए ये यूज़ की गई टेलीस्कोप्स। ये फर्स्ट टाइम ये गैलीलियो का वर्क था जिसने ये टेलीस्कोप डिस्कवर किया। जिस वर्ड नेक्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसकी स्टेटमेंट, द गोल ऑफ द साइंस इज नथिंग मोर देन अ रिफाइनमेंट ऑफ व्हाट वी वंस थॉट ऑफ वाज राइट। आइंस्टाइन के मुताबिक यानी साइंस ओवरऑल अगर आपने पूरी साइंस को डिस्कस किया है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि आप यानी उसके साइंस के हर एस्पेक्ट से रेलेवेंट है, यानी आप यहाँ नॉलेज है आपको। जो मेन थिंग है वो ये है कि आपकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसमें कितनी रिफाइनमेंट है। अगर आपकी जो सोच है वो वही चेंज हो गई है इस हवाले से किसी चीज़ के ऑब्जर्व करने के स्टाइल से या उसके एक्सपेरिमेंटेशन से, इसका मतलब है आप साइंस को जानते हैं। नेक्स्ट है इमेजिन व्हाट वी विल ऑल नाउ टुमारो। ठीक है, और इस चीज़ का आप तसव्वुर करें कि जो आने वाला कल है उसके बारे में आप जानते हैं। ठीक है ना, साइंस में भी इस चीज़ को ही इंक्लूड किया जाता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आने वाली चीज़ें होती है उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो मिडिवल यूरोप में जिसने अपना वर्क किया वो अरिस्टोटल है, और इसका ये टॉपरिंग फिगर इन द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर। इसका मतलब है कि जो अरिस्टोटल इसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी ग्रीक फिलोसफर में और इसको टॉपरिंग फिगर जो है वो माना जाता था। ही मेड कंट्रीब्यूशन टू द लॉजिक, मेटाफिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड थिएटर। अरिस्टोटल ने एक ही वक्त में कई जो से डिफरेंट एक्सपेक्ट्स के ऊपर वर्क किया जिसमें लॉजिक है। ठीक है, इसने लॉजिक इस चीज़ के बारे में
उसके ऊपर यानी ऑब्जर्वेशन उसके ऊपर करने के बाद जो डिफरेंट आइडियाज़ उनसे कलेक्ट किए और उसने उसके ऊपर वर्क किया। मेटाफिजिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच जिसके अंदर यूनिवर्स और अर्थ की मोशन या उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को रिसर्च करते हैं। मैथमेटिक्स के ऊपर से वर्क किया। बायोलॉजी यानी ह्यूमन बॉडी के ऊपर उसने ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट जो से पार्ट्स उसको उसने उसके ऊपर स्टडी किया। फिर बॉटनी के ऊपर एथिक्स के एथिक्स में, और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर, यानी इसमें इसने बहुत ज़्यादा फील्ड्स के ऊपर एक ही वक्त में काम किया। I hope you will understand this lecture. Thank you.